अजित पवार को भी, शिंदे को भी और फडणवीस को भी, सबको अपनी औकात पता लग जाएगी। अबे सत्ता नहीं है तो इसे इलेक्शन करवाओ ना। अगर सत्ता तुम्हारा मकसद नहीं है तो विधानसभा को भंग करके इलेक्शन लड़वाओ और इलेक्शन लड़ो, उसके बाद तुम आके सत्ता में दिखाओ, तब तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। थी आखिरी सवाल मेरा ये है कि 24 में क्या लगता है वापस से उद्धव ठाकरे अब आ पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ की राजनीति वहां पर लगातार जारी है, आसान होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। महाराष्ट्र के गलियारों से आए दिन जो है सियासत में उठापटक जारी है। लगातार एक के बाद एक पिछले एक साल में इतनी सारी उठापटक हो गई है कि अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में चल क्या रहा है। और हम भी यही समझने के लिए आज भानु प्रताप सिंह जी के साथ मौजूद हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि महाराष्ट्र की राजनीति अब लोगों की सूझबूझ से अलग हो चुकी है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि राजनीति में चल क्या रहा है। आज सुबह की अगर बात करें तो अजीत पवार जी ने उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है वहां पर शपथ ग्रहण कर लिया, और साथ ही शपथ ग्रहण करने के उन्होंने एकनाथ शिंदे वाले जो शिवसेना गुट है उसमें अपनी शिरकत दे दी है कि भाई हम समर्थन देते हैं। अब लोग ऐसे में सर काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तरह की राजनीति जो हो रही है देश में, तो लोग वाकई में कन्फ्यूजन की स्थिति में तो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोग शायद राजनीति, इस तरह की राजनीति ही नहीं समझ पा रहे हैं। अन्यथा इस तरह के जो लालची लोग आ रहे हैं, जो केवल और केवल सत्ता के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में अगर जनता आने से रोक पाए तो निश्चित रूप से राजनीति अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता यह है कि जब हम वोट देने जाते हैं तब हमारा वोट देने का क्राइटेरिया कुछ अलग ही होता है। तब हम नहीं देखते कि वाकई में जिसको हम वोट दे रहे हैं वो हमारी वोट के लायक भी है या नहीं है, उसके काबिल है या नहीं है, और वाकई में वो व्यक्ति राजनीति में उस विधानसभा में या लोकसभा में भेजने के योग्य भी है कि नहीं है। सर, आप खुद भी एक राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जब क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आप इस चीज़ को, इस सियासत को बेहतर तरीके से समझते हैं। जब इस प्रकार की उठापटक होती है तो आपका दृष्टिकोण क्या है इस चीज़ को लेकर? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए, पहले जो ये दल बदल विरोधी कानून था जी, उस कानून को जब ये सारी चीज़ें हो रही थी इसको सख्त बनाया गया, और मैं समझता हूँ काफ़ी सख्त बना दिया गया। पर मुझे लगता है कि अब इस कानून को और भी ज़्यादा सख्त बनाने की ज़रूरत है, और इसको इस हद तक ले जाने की ज़रूरत है कि चाहे एक व्यक्ति और चाहे 2/3 या 2/3 से ज़्यादा व्यक्ति, जो भी मुख्य पार्टी है, जिस पार्टी के टिकट पर वो लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीत कर आए, विधानसभा या लोकसभा में पहुंचे हैं, उन सभी लोगों को जैसे ही वो दल बदल करते हैं या किसी और पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी को छोड़कर या सत्ता में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों की तत्काल प्रभाव से सदस्यता, विधानसभा में हो तो विधानसभा सदस्यता, और लोकसभा में हो तो लोकसभा सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। दल बदल विरोधी कानून को इतना सख्त बना देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो प्रदेश की या देश की जनता है, उसकी भावनाओं से बहुत बड़ा एक खिलवाड़ है, उनका अपमान है। जो उन्होंने जनमत उन्हें दिया, उस जनमत का अपमान है। और इस तरह से जब ये सारी चीजें लगातार चलती रहेंगी, अगर इनको नहीं रोका जाएगा तो आने वाले समय में और भी दिक्कत होगी, और इस तरह से लालची लोग, स्वार्थी लोग, अपराधी लोग इन सारी चीजों का लाभ उठाकर जनता का ही दमन करते रहेंगे, उसी के अधिकारों को खत्म करते रहेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से कोई भी पहल करे, कोई सरकार, आज की अगर बीजेपी सरकार को तो वो तो करने का मतलब ही नहीं है, वो तो सारा खेल कर ही रखा है, उसी की वजह से सारा खेल चल रहा है, तो वो तो नहीं करेगी। पर आने वाले समय में जब सत्ता परिवर्तित हो, उस दौरान इस विषय पर निश्चित रूप से एक सख्त कानून की जरूरत है। सर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि अब डबल इंजन वाली सरकार ट्रिपल इंजन में जो है बदल चुकी है और विकास और तेजी से होगा। उनसे ये पूछो, ट्रिपल इंजन में और इससे भी आगे इंजन में बदल लो, क्योंकि तुम लोभी और लालची लोग हो, स्वार्थी लोग हो। जनता के लिए तुमने क्या किया?
चलो पर्टिकुलर महाराष्ट्र की ही बात करते हैं। महाराष्ट्र में अभी दंगे हुए, किस तरह से औरंगजेब की औलाद कहा गया, लोगों को अपमानित किया गया, उस दौरान क्या किया सरकार ने, किस तरह की कार्रवाई की सरकार ने, कैसे वो दंगे हो गए, और कैसे वहां पर एक उप मुख्यमंत्री ये भाषा बोल रहा है औरंगजेब की औलाद। क्या किया तुमने उसके खिलाफ में? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी सरकार में शामिल है, वो उसने तोड़ के तुम्हारी सरकार बनवाई, शिवसेना को तोड़ के, तो तुमने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? महंगाई पर तुमने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे उसके विषय में क्या किया? जनता की भलाई के लिए तुमने क्या किया? कुछ बताओ तो सही, सिवाय सरकार बनाने के और लोगों को शामिल करने के और डबल इंजन ट्रिपल इंजन ये सब बकवास करने के अलावा जनता के लिए क्या किया? कुछ नहीं। अभी अभी एक और बयान आया ट्विटर पे, मैं आपको सुना दूं कि हमारा उद्देश्य सत्ता नहीं है, जैसे 2019 में सत्ता की लालच में लोगों की जनमत को ठुकराया और बाला साहब ठाकरे के विचार को तोड़ मरोड़ दिया। साथ ही उन्होंने एक और चीज बोली है कि जब किसी कर्मठ नेता कार्यकर्ता को दबाया जाता है तब ऐसी घटना होती है। मतलब उनका इशारा है कि अजीत पवार को दबाया जा रहा था, इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई। नहीं, अजीत पवार को दबाने की मैं नहीं समझता कि कहीं कोई बात है, लेकिन यह पक्की बात है कि भ्रष्ट नेताओं की सूची में अजीत पवार है, ये हर कोई जानता है, और ईडी और सीबीआई इस बात के लिए तैयार है। जिस तरह की धमकी मोदी ने अभी जो भोपाल में जो 5 उनका जो वंदे भारत ट्रेनों की झंडी दिखाई थी, गार्ड का जो काम किया था, वो उसमें जो बात उसके बाद जो भाषण दिया और धमकी जो दी नेताओं को कि सारे के सारे जेल में, उसी धमकी के तहत ये जो बदलाव हुआ है, ये जो दल बदल हुआ है, उसी का ये नतीजा है। और वैसे पहले भी जब फडणवीस के साथ में ये अजीत पवार गए थे, उससे पहले जो गए थे, तब भी उप मुख्यमंत्री बने तो इसलिए जो जिस भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे, जो हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला था, उस मामले को सुलटवाने के लिए ही वो उनके साथ में गए। तो आज भी भ्रष्टाचार ही मामला है, और सत्ता का और कोई, सत्ता में जाने का और कोई मतलब नहीं है, लोगों की भलाई का कोई मतलब नहीं है। और जो शिंदे कह रहा है कि नहीं, हम इनके आने से जो है और अच्छी तरह से काम करेंगे, हमारा मकसद सत्ता नहीं है। अबे सत्ता नहीं है तो इसे इलेक्शन करवाओ ना। अगर सत्ता तुम्हारा मकसद नहीं है तो विधानसभा को भंग करके इलेक्शन लड़वाओ, और इलेक्शन लड़ो, उसके बाद तुम आके सत्ता में दिखाओ, तब तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। अजीत पवार को भी, शिंदे को भी और फडणवीस को भी, सबको अपनी औकात पता लग जाएगी। सत्ता ही मकसद है, और जो भ्रष्टाचार किया है उस भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाना, ताकि जेल ना चले जाएं, यही मकसद है, दूसरा कोई और मकसद है नहीं। ये जो सारी चीजें चल रही हैं इसी कारण से हो रही हैं। जी, शरद पवार जी ने भी बोला कि 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री कहते नजर आए थे कि एनसीपी तो खत्म पार्टी है, और आज इस प्रकार का खेला हो गया। मगर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम रुकेंगे नहीं, हम उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वापस से पार्टी को जोड़ेंगे और खड़े होंगे। नहीं, मुझे इस बात का विश्वास है कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी और जो बाकी सारे लोग, वंचित अघाड़ी भी उनके साथ में हैं, बहुजन वंचित अघाड़ी उनके साथ में है, प्रकाश अंबेडकर जी और कांग्रेस वगैरह, जब ये सब मिलके जब चुनाव होगा, मैं समझता हूं चुनाव के दौरान सब कुछ साफ हो जाएगा, और ये जितने भी लालची और स्वार्थी लोग और भ्रष्ट लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन सबको अपनी औकात उस समय पता लग जाएगी। सर, अजीत पवार जी के साथ 9 और नेताओं ने शपथ लिए, साथ ही 40 पूरे जो टोटल नंबर है वो 40 का है जिन्होंने अपना समर्थन दिया है शिवसेना। निश्चित रूप से, तो ये उसी उसमें गए हैं ना, तभी जब 40 हुए हैं तभी जाके 2/3 मेजोरिटी हो पाई है। 53 में से 40 गए तभी, और इतने लोग जो गए हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, वो सबके सब निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और उससे बचने के लिए जो ईडी की और उसकी धमकी दी गई थी, उसी से बचने के लिए सारा खेला हुआ है। लेकिन असली चीज पता लगेगी चुनाव में, 2024 के चुनाव में, और उसके बाद जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा उस समय पता लगेगी कौन कितना ताकतवर है, और वाकई में महाराष्ट्र की जनता किसको चाहती है। सर, इसी पर मैं आना चाह रही थी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि 24 में क्या लगता है वापस से उद्धव ठाकरे अब आ पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ की राजनीति वहां पर लगातार जारी है, आसान होगा? नहीं, देखिए, इसके विषय में सही तस्वीर तो उस समय आपको दिखेगी जब लोकसभा चुनाव मई में होगा, अप्रैल मई में जो लोकसभा चुनाव होगा,
उससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसके क्या नतीजे रहेंगे उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर उस सारी स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस, एनसीपी, बहुजन अघाड़ी और ये वंचित अघाड़ी और ये सब लोग मिलके इकट्ठे होके जब चुनाव लड़ेंगे, उस चुनाव का परिणाम अगर इन सब के पक्ष में जाता तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि जो विधानसभा का चुनाव उसके बाद में होगा, उस विधानसभा चुनाव में बाकी ये सारे के सारे जो स्वार्थी लोग इकट्ठे हुए इनका सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने काफ़ी मुखरता से और क्लियर तरीके से बता दिया कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इसी तरीके से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द जनता लाइव।